हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाली है हमारे बीए प्रोग्राम थर्ड सेमेस्टर वाले स्टूडेंट्स के लिए। दोस्तों, आप लोगों के लिए मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के थर्ड सेमेस्टर हिस्ट्री का स्किल एनहांसमेंट सब्जेक्ट का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाली हूँ वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमसे पूछा जा रहा है कि आधुनिक भारतीय चित्रकला के क्षेत्र में बंगाल स्कूल के योगदान पर चर्चा करें। दोस्तों, आप लोगों से बंगाल स्कूल के बारे में पूछा जा रहा है कि उसने भारतीय चित्रकला के क्षेत्र में कैसे योगदान दिया। तो इससे रिलेटेड दोस्तों सारे पॉइंट मैं आप लोगों के साथ वन बाय वन करके कंप्लीट करने वाली हूँ। एंड दोस्तों, ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो चलिए फटाफट से इस क्वेश्चन से रिलेटेड सारे पॉइंट को डिस्कस करना शुरू करते हैं। दोस्तों, जो हमारा सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो है हमारा परिचय। तो परिचय आप लोगों को कुछ इस तरीके से देना है कि ईस्वी सन 1757 में मुगल साम्राज्य का पतन उत्तर पूर्वी क्षेत्र पर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण के साथ हुआ और इस प्रकार ब्रिटिश राज की नींव पड़ी। औपनिवेशिक युग का न सिर्फ समकालीन राजनीतिक, समाज, अर्थव्यवस्था पर आपूर्त संस्कृति पर भी पर्याप्त प्रभाव पड़ा। कला के क्षेत्र में भारतीय कला अंग्रेजों के द्वारा लाए गए नवीन फैशन के समक्ष दब गई। अब कला दरबार तक सीमित नहीं रही, अपूर्त कला विद्यालयों, कला संस्थानों द्वारा पढ़ाई जाने एवं संरक्षित होने लगी। शैक्षिक कला के प्रारंभ के साथ विक्टोरिया मेमोरियल काल तेलीय रूपकृतियों, यथार्थवादी भूदृश्य आदि पर अधिक बल था। दरबारी संरक्षण के स्थान पर कला प्रेमी व्यक्तिवाद को परिश्रम दिया गया। औपनिवेशिक कलाकारों के नवीन नस्ल उच्च सामाजिक प्रतिष्ठा का भोग करते थे और मुगल काल के साधारण दरबारी कलाकारों से भिन्न थे। दोस्तों, इस क्वेश्चन के आंसर में आपको सबसे पहले एक बेसिक सा परिचय देना है, जो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दिया है कि किस तरीके से जब मुगल साम्राज्य का पतन हुआ एंड ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया के अंदर आई तो कैसे धीरे धीरे कर उसका जो असर है वो हमारे देश की कला पर, संस्कृति पर भी देखने को हमें मिला। दोस्तों, ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है, इम्पॉर्टेंट है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है बंगाल स्कूल। भारत के महान अतीत एवं आध्यात्मिकता में विश्वास ने राष्ट्रवादी संवेदनाओं के नवीन प्रकार के लहर के लिए उत्तरदायी हैं, जिसने राजा रवि वर्मा जैसे भारतीय कलाकारों तथा ब्रिटिश कला विद्यालयों द्वारा प्रोत्साहित शैक्षिक कला शैली का विरोध किया। बंगाल स्कूल को पूर्ण जागरण स्कूल के साथ ही रिवाइवलिस्ट स्कूल कहा जाता था, क्योंकि ये 1920 के दशक में भारत में बंगाल स्कूल के प्रभावों ने आधुनिकतावादी विचारों के प्रभाव से इनकार कर दिया था। दोस्तों, बंगाल स्कूल के बारे में आप लोगों को बेसिक सा एक इंट्रो देना है। बेसिकली बंगाल स्कूल उसी टाइम पे इस्टेब्लिश हुआ जब ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया के अंदर आने शुरू हुए। एंड बेसिकली बंगाल स्कूल के अंतर्गत जितने भी हमारे जो पेंटर्स थे, जो भी लोग थे, उन्होंने जो ये ब्रिटिशर्स द्वारा लाई गई नई पेंटिंग्स की टेक्निक्स थी, जो नई कलाओं की चीज़ें थी, उनका बहिष्कार किया और अपनी इंडियन पेंटिंग्स को महान बताया और उसको अच्छे से इस्टेब्लिश करने की कोशिश की। दोस्तों, ये पॉइंट आप लोगों को ध्यान रखना है। दोस्तों, हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कला के बंगाल स्कूल की मुख्य विशेषताएं। पेंटिंग में बंगाल स्कूल को पूर्ण जागरण स्कूल के साथ साथ रिवाइवलिस्ट स्कूल भी कहा जाता है, क्योंकि इस आंदोलन ने भारतीय प्राचीन और मध्ययुगानी परंपराओं के पूर्ण उद्धार का प्रयास किया। हालांकि कभी कभी इसकी आलोचना भी की जाती है, क्योंकि इसने कला को बिना किसी रचनात्मक और अनुकरणीय तरीके से प्राचीन काल की विषय वस्तु पर वापस ले लिया। पेंटिंग आकर्षक रंग योजना तकनीक के साथ सरल और मानक पेंटिंग थी। ऐसे चित्रों में चमकीले रंगों का प्रयोग नहीं किया जाता था। बंगाल के चित्रकारों ने अपनी पेंटिंग में अजंता की लाए रेखिक कृपा और शिष्टता लाने के लिए
सर्वोत्तम संभव प्रयास किए। मुगल राज और राजस्थान स्कूल का प्रभाव भी देखा जा सकता है। सुरुचिपूर्ण और परिष्कृत आंकड़े और पेंटिंग बिना किसी कठोरता के कुशलता से उजागर प्रकाश और छाया प्रदर्शित करते हैं। इस स्कूल के कलात्मक पंथों को धीरे धीरे चुनौती दी गई और नए विकास हुए। सामग्री और रूप के लिए वास्तव में व्यक्तिगत खोज ने भारतीय और यूरोपीय तकनीकों का एक सफल श्रृंखलन किया। सो दोस्तों, इस तरीके से आप लोगों को बंगाल स्कूल की कुछ विशेषताएं बतानी है जो कि मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे मेंशन किए। ये पॉइंट भी आप लोगों को ध्यान रखना है। दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कला के बंगाल स्कूल के प्रमुख कलाकार, जिसके अंदर E.B. हेवले, अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, गगननाथ टैगोर, आसित कुमार हल्दारी, जमुनी रॉय, राम किंकर बिजोय, रविंद्रनाथ टैगोर। तो दोस्तों, ये कुछ फेमस कलाकार रहे हैं बंगाल स्कूल के, जिनका नाम आप लोगों को ध्यान रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों हम हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, जो कि है आधुनिक भारतीय चित्रकला में बंगाल स्कूल का योगदान। कला की बंगाल शैली भारत में प्रथम कला आंदोलन था जो एनालिस्ट बेनफील्ड होवेल एवं अवनींद्रनाथ टैगोर आदि जैसे लोगों द्वारा प्रोत्साहित भारतीय राष्ट्रवाद से जुड़ा है। बंगाल शैली ने उस कला के चित्रण पर जोर दिया जो भाव यानी कि आत्मा एक विषय में भारतीय थे। दूसरे शब्दों में, इस शैली के अंतर्गत कला के देशज एवं राष्ट्रवादी विचारधारा पर जोर था। अंग्रेजी कला शिक्षक E.B. होवेल ने 1896 में भारतीय कला क्षेत्र को उनके विरासत संस्कृति से अवगत कराया और उन्हें मुगल लघु चित्रकला का अनुकरण करने के लिए प्रोत्साहित किया, जिसके कारण छात्रों ने हड़ताल की और स्थानीय प्रेस से शिकायत की, जिसमें राष्ट्रवादी भी शामिल थे, जिन्होंने इसे एक प्रतिगामी कदम माना। हेवेल को कवि रविंद्रनाथ टैगोर के भतीजे कलाकार अवनींद्रनाथ टैगोर का समर्थन प्राप्त हुआ। टैगोर ने मुगल काल से प्रभावित कई कृतियों को चित्रित किया, एक ऐसी शैली जिसे वे और हेवेल भारत की अभिव्यक्ति मानते थे। पश्चिम के भौतिकवाद के विपरीत विशिष्ट आध्यात्मिक गुण हैं। अवनींद्रनाथ टैगोर की सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग भारत माता एक युवा महिला को चित्रित करती है, जिसे हिंदू देवताओं के रूप में 4 भुजाओं के साथ चित्रित किया गया है, जो भारत की राष्ट्रीय आकांक्षाओं का प्रतीक है। राष्ट्रवादियों के सदस्य होवेल ने राजा रवि वर्मा के चित्रों की इसके शैक्षिक प्रकृतिवाद के लिए आलोचना की और वे विश्वास करते हैं कि भारतीय आध्यात्मिकता इसकी कला में प्रतिबिंबित होती है और वे पूर्ण जागरणकारी प्रकृतिवाद और कला के भौतिकवादी अवधारणा के विरुद्ध थे। कलकत्ता में कला विद्यालय के छात्रों के लिए उन्होंने प्रशिक्षण के भारतीय पद्धति को लागू किया। हालांकि राष्ट्रवादियों ने होवेल के प्रयासों का स्वागत नहीं किया क्योंकि वे उनके मार्ग को पश्चिमी मार्ग मानते थे। इससे बंगालियों को पाश्चात्य कला शिक्षा, जो कि समकालीन बंगाल संस्कृति का अंग हो चुका था, से वंचित करने के एक प्रयास के रूप में भी देखा गया। 1900 के आसपास कलकत्ता में जापानी कलाकार काकुजो ओकुरा तेंशिन के साथ अविननाथ के संबंधों ने उन्हें सुदूर पूर्व काल की भावनाओं से अवगत करवाया। उन्होंने जापानी कला के रंगने की तकनीक, हल्की तुलका स्पर्श एवं सूक्ष्म रेखाओं को अपनाया। तेंशिन भारत को जापान की बौद्ध कला के स्रोत के रूप में मानते थे। पाश्चात्य मूल्यों को चुनौती देने के उद्देश्य से तेंशिन ने विभिन्न एशियाई सांस्कृतिक परंपराओं के मेल से कला के अखिल एशियाई प्रारूप के निर्माण के लिए अवनींद्रनाथ के संपर्क विकसित किया। ये सांस्कृतिक आंदोलन, जहां एक और एशिया अध्यात्मवाद एवं
पाश्चात्य भौतिकवाद के मध्य अंतर को चित्रित करता था, वहीं दूसरी ओर यूरोपीय उपनिवेशवाद के प्रति एशियाई प्रतिरोध को दर्शाता था। 20वीं शताब्दी के शुरुआती भाग में भारतीय राष्ट्रवादी नेताओं ने स्वदेशी की अवधारणा को बढ़ावा दिया। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के सामने आत्मनिर्भरता का एक आंदोलन जो विशेष रूप से बंगाल प्रांतों में प्रभावी था, स्वदेशी ने सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक और सबसे उत्साही आर्थिक सुधारों का आह्वान किया, जो भारत को ब्रिटिश शासन के चंगुल से तोड़ देगा। घरेलू और स्थानीय उत्पादों के पक्ष में ब्रिटिश निर्माताओं के बहिष्कार का आयोजन किया गया, जिससे भारतीय उद्योग को मजबूती मिलेगी। सांस्कृतिक आंदोलनों का उद्देश्य ब्रिटिश या पश्चिमी साहित्य और दृश्य कलाकारों का निपटान करना था और ब्रिटिश भारतीय गुणों के कार्यों का निर्माण करना था। हिंदू विषयों और प्राचीन भारतीय चित्रकला शैली की ओर मोड़ना था। ब्रिटिश राज के दौरान, जब ब्रिटिश ताज ने 1858 से 1947 तक भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया, पारंपरिक भारतीय चित्रकला परंपराएं और शैलियां लोकप्रियता से बाहर हो गई, मुख्यतः क्योंकि वे ब्रिटिश कलेक्टरों के स्वाद के लिए अपील नहीं करती थीं। यूरोपीय चित्रकला तकनीकों और कलात्मक अकादमियों में पढ़ाए जाने वाले विषयों के अलावा कंपनी पेंटिंग को व्यापक रूप से बढ़ावा दिया गया, जिसने ब्रिटिश संवेदनशीलता को पूरा किया। कंपनी पेंटिंग ने यूरोपीय टकाटकी और पेंटिंग के सम्मेलन दोनों के माध्यम से स्वदेशी पौधों के जीवन या पारंपरिक परिधि और अनुष्ठानों के भारतीय विषयों को प्रस्तुत नहीं किया। भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं का जश्न मनाने के बजाय इसने उन्हें एक्सोटिक में सरल बना दिया। बंगाल स्कूल प्रभावों की ओर मोड़कर ऐसी कल्पना का प्रतिकार करने के लिए उभरा। 1920 के दशक में आधुनिकतावादी विचारों के प्रसार के साथ ही बंगाल शैली के प्रभावों का पतन हो गया। हालांकि भारतीय सांस्कृतिक परंपरा के विरुद्ध होने के बहाने शैक्षिक कला पर तीव्र आक्रमण के बावजूद पाश्चात्य प्रभाव कायम रहा। उत्तर बंगाल शैली की अवधि में, विशेषकर 1920 ईस्वी से 1947 ईस्वी के मध्य, अवनींद्रनाथ टैगोर एवं अमर्त्य शेरगिल के द्वारा महत्वपूर्ण योगदान दिया गया। उन्होंने अपने अपने ढंग से आधुनिकतावाद के विभिन्न प्रश्नों का उत्तर दिया। कला की बंगाल शैली के प्रथम चरण में राष्ट्रवाद ने राष्ट्रीय की पहचान अतीत के साथ की, किंतु उत्तर बंगाल स्कूल के चरण में इसकी पहचान पृथ्वी के साथ की जाने लगी। संस्थालों का चित्रण पुरातनों की श्वेता शुद्धता को निरूपित किया। अवनींद्रनाथ टैगोर ने आदमीवाद को अपने कलात्मक अभिव्यक्ति का एक माध्यम बनाया। जमिनी राय ने भी लोक कला ने जानबूझकर प्रेरणा प्राप्त करने हेतु आदमीवाद को पुनर्जीवित किया। आदमी कला का ये खोज भी उपनिवेशवाद के प्रतिरोध का एक रूप था। सो दोस्तों, इस तरीके से मैंने आप लोगों को यहाँ पे 14 पॉइंट बताए हैं। इन 14 पॉइंट के अंदर मैंने आप लोगों को बताया है कैसे बंगाल स्कूल ने आधुनिक चित्रकला के अंदर अपना योगदान दिया, कैसे उसने आधुनिकतावाद के अंदर अपना योगदान दिया। सो दोस्तों, ये सारे पॉइंट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हैं एंड ये क्वेश्चन कल आप लोगों के एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे एंड ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित होता है तो इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा एंड चैनल के ऊपर आप लोग पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, मिलती हूँ मैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।